हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कैलकुलस विद आईजे। दिस इज इंदरवी जॉली और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स। मैथ्स का पेपर चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो, 10th का बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल का ही पेपर हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, ये सारे टिप्स जो है हर जगह एप्लीकेबल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले इम्पॉर्टेंट टिप्स से। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए पेपर को। देखो बेसिकली क्या होता है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली सबसे पहले जब भी हमें पेपर मिलता है तो हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। तो उस रीडिंग टाइम को हमें यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मैथ्स के पेपर में केस स्टडीज़ आती हैं, केस स्टडीज़ में बहुत लंबा लंबा टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो वाला टेक्स्ट अच्छी तरह से रीड कर लो, केस स्टडीज़ को अच्छी तरह से रीड कर लो, एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से रीड कर लो उस रीडिंग टाइम में। ऑब्वियसली उस रीडिंग टाइम में कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता, इवन पेंसिल से भी मार्क करने को मना करते हैं। तो थोड़ा सा केस स्टडीज़ को अच्छी तरह से रीड करके उसको असिमिलेट कर लो कि उसमें हमें एक्चुअली जो शुरू वाला कितना टेक्स्ट है जो कि हमारे काम का नहीं है, और एमसीक्यूज़ को भी अच्छी तरह से रीड कर लो। और हमें पेपर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमें एमसीक्यू से स्टार्ट करना चाहिए, क्या हमें सेक्शन बी से स्टार्ट करना चाहिए, 5 मार्कर से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके लिए भी ये है, अगर आपके पेपर में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, जैसे नॉर्मल सिली मिस्टेक्स होना तो मतलब नॉर्मल बात है, किसी ना किसी से कभी ना कभी तो गलती हो ही जाती है, बट जिसके भी पेपर में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, कई स्टूडेंट्स की कुछ स्पेशल ही एक्स्ट्रा सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो उनको कभी भी एमसीक्यू से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर शुरू शुरू के पेपर में सिली मिस्टेक्स होती रही तो बहुत सारे एमसीक्यू गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए लेंदी पोर्शन से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे तो सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब एंड में एमसीक्यू पे आओगे तब तक फ्लो बन चुका होगा, एक दिमाग का मोमेंटम भी बन चुका होगा, हमारी थिंकिंग पावर भी एक थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और उस टाइम पे हमें एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में एक तो मिस्टेक्स कम होंगी और उस टाइम पे हमें एमसीक्यू जल्दी से आएंगे भी। तो पेपर का स्टार्टिंग वाला ये तो हो गया कि रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है और पेपर को कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है। कोशिश करो अगर सेक्शन बी करते हो तो सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस एक जगह करो, मतलब एक ही फ्लो में करो, फिर सेक्शन सी का करो। सेक्शन कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, बट जो भी सेक्शन स्टार्ट करो तो उसके सारे क्वेश्चंस को एक ही फ्लो में करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले हमें वही सेक्शन और वही क्वेश्चन पकड़ना चाहिए जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि एक बार जब हम अच्छी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो हमारा फर्दर पेपर अटेम्प्ट करने के लिए भी कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो ये जो हो गया कि सेक्शन पर जैसे ये बोलते हैं ना कि एक सेक्शन अगर स्टार्ट किया सेक्शन बी तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही बार में करो, बट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें तो कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया, तो उसको एंड में कर लो। ये मत सोचना कि सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस मुझे एक ही बार में करने हैं, तो उसको एंड में कर लो। क्वेश्चन नंबर अगर ढंग से डाला होगा तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया कि हमें रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और हमें पेपर किस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। देन स्पेसिंग बिटवीन क्वेश्चंस एंड विद इन क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन कर लिया और उससे सेकंड क्वेश्चन किया तो उसमें 2-3 लाइन का गैप छोड़ो। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि पेंसिल के साथ उसको वहाँ पे जब क्वेश्चन एंड होता है ना तो पेंसिल के साथ एक लाइन लगा देते हैं, स्केल एंड पेंसिल के साथ। ये भी कर सकते हो, पर अगर टाइम नहीं है पेपर को सजाने का तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद दूसरा स्टार्ट करने से पहले 2-3 लाइन्स छोड़ दो। और अगर तुम लोगों का एंड में 2-3 लाइन्स बच रही हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। और इवन विद इन क्वेश्चन भी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लंबा वाला क्वेश्चन होता है उसमें 2-3 चीज़ें पूछी होती हैं। सपोजिंग हमें एक वेक्टर का क्वेश्चन आ गया और उसमें हमें निकालना है कि इसका जो है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऐसा कुछ करना है, तो वो पार्ट प्रूव कर दिया। फिर सपोजिंग हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है, एक साइड की लेंथ निकालनी है, तो अगर हमने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव कर दी कि इसकी स्लोप के इक्वल है, उस टाइप से कि डायरेक्शन रेशोज़ प्रोपोर्शनल है, तो ये साइड्स पैरेलल हो गई, वो पार्ट करके फिर उसके बाद जब उसकी साइड की लेंथ निकालनी है तो उसका 1-2 लाइन का गैप देके उस पार्ट को करो। और फिर उसके बाद अगर डायगोनल की लेंथ भी पूछी है तो जो सेकंड वाला पार्ट हो गया ना, जैसे एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका करके 2-3 लाइन का गैप उसमें भी दो, ताकि बिल्कुल क्लियरली पता चल जाए कि हमारा क्वेश्चन के जो डिफरेंट जो क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए हैं वो सारे हमने किए हैं, कोई भी
थोड़ा गंदी हैंडराइटिंग में एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। और देन वी हैव अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करनी। एमसीक्यू में एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ए या सी कई बार नहीं पता चलता, बी नहीं पता चलता, बी की जगह बी का जो ऊपर वाली लाइन है ना छोटी सी लगा देते हो तो हमें लगता है ए है, या फिर कुछ सी लगता है, तो वो बिल्कुल क्लियर लिखना है। अब ये जो एमसीक्यू हो गए, तो एमसीक्यू में जो भी आंसर होगा, सपोजिंग सी आंसर है एंड उसका आंसर है ए इज जीरो मैट्रिक्स, तो क्लियरली सी लिख के ए इज जीरो मैट्रिक्स लिखना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि ऑप्शन कोई और लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर कोई और लिख देते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका ज़ीरो मार्क मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान से लिखना है, जो भी ऑप्शन नंबर है आंसर में और जो ऑप्शन की स्टेटमेंट है वो भी साथ में लिखनी है। इवन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में भी जो भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शन पूरे का पूरा लिखना है। जैसे ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन ए लिखा, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो उस वे से हमें पूरा आंसर लिखना है। एमसीक्यू में चाहे सॉल्विंग के मार्क्स नहीं होते पर उसमें आंसर के ही मार्क्स होते हैं, बट उस अगर थोड़ा लंबा एमसीक्यू है तो कहीं ना कहीं तो सॉल्व करोगे ही, रफ वर्क में सॉल्व करोगे, तो उसकी बजाय आंसर शीट में ही नीटली सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है ना। क्योंकि वहाँ पे अगर सॉल्विंग में स्टेप्स स्किप हुए या कुछ गलत हुआ तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स हमेशा करेक्ट आंसर के ही मिलेंगे, तो इसीलिए नीटली करो। और इवन जो बच्चे सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं एमसीक्यू के बीच में स्पेसिंग देनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन छोड़ो और सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो, फिर एक लाइन छोड़ो या दो लाइन छोड़ो, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो इस वे से नीटली हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं उसका नंबर डालना भूल जाते हैं, बट जो बोर्ड की चेकिंग होती है तो वो लीनियंट होती है और उसमें वो इस चीज़ के मार्क्स नहीं काटते, बट फिर भी यू नेवर नो, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है, तो इसीलिए प्रॉपर नंबरिंग क्वेश्चन की करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोजिंग क्वेश्चन में आजकल तो दिया होता है, जैसे सपोजिंग एक 29th क्वेश्चन है समझ लो, उसमें दो पार्ट्स हैं, तो 29th ए लिखा होता है, फिर और वाले पार्ट में 29th बी लिखा होता है, तो वो क्लियरली लिखना है 29th ए या 29th बी कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर सिर्फ ऐसे लिखा है कि 29th क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन दिया है फिर और दूसरा क्वेश्चन और के बाद वाला कर रहे हो तो 29th और लिख देना, अगर ए बी नहीं दिए हुए, तो इसीलिए नंबरिंग ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मार्क द क्वेश्चंस विच यू हैव अटेम्प्टेड। अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसमें स्टूडेंट्स का कहीं ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है, वो गलती से छोड़ देते हैं, उनको आता होता है क्वेश्चन बट वो गलती से छोड़ देते हैं, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो अपनी पेंसिल के साथ अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर दो कि हमने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। तो उससे क्या होगा, एंड में जब क्वेश्चन पेपर को देखोगे सारे क्वेश्चंस मार्क्ड होंगे, तो जो नहीं मार्क्ड होगा तो पता चल जाएगा कि हम उसको अटेम्प्ट करना भूल गए हैं। नेक्स्ट है नंबर द सप्लीमेंट्री शीट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। मैथ्स के पेपर में जनरली बच्चे बहुत सारी सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट्री शीट जैसे फर्स्ट सप्लीमेंट्री शीट ली तो उसके टॉप राइट पे ना पेंसिल से 1 लिख दो ताकि वो पता चल जाए नंबर 1 सप्लीमेंट्री शीट है। सेकंड लोगे तो उसके टॉप पे फिर 2 लिख देना, थर्ड लोगे उसके टॉप पे 3 लिख देना। तो एंड में क्या होगा कि एंड में जब हम पेपर कंप्लीट कर रहे होते हैं, हमें उसको बाइंड भी करना होता है पेपर को थ्रेड से, और उस टाइम पे हम अपनी सप्लीमेंट्री शीट्स को अरेंज कर रहे होते हैं, तो अगर हमने सप्लीमेंट्री शीट्स को ऑलरेडी नंबर किया होगा कि ये नंबर 1 है नंबर 2 है, तो उनको अरेंज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत सजा के बहुत सुंदर लिखना है, ऐसा नहीं है। कईयों की हैंड राइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए, चाहे वो नीट है अनटाइडी है जैसी भी है, बट लेजिबल होनी चाहिए। इवन जो बड़ा भी लिखते हैं जैसे ए इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, अगर कई बच्चे तो क्या है इतना बड़ा लिखते हैं कि वो पूरी शीट पे सिर्फ 5-6 सेंटेंस ही लिखते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखा हो ए इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स, बट नंबर्स है उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये फास्ट बड़ा लिख सकते हो, ये नहीं कि सिर्फ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग चाहिए होती है, हमारा काम जो है वो नीट एंड लेजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मूथ ट्रांजिशन इन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे एक 5 मार्कर क्वेश्चन है 3D का,
3D के क्वेश्चन में सबको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होते हैं। जैसे ये आ गया कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फिर उसकी इमेज निकालो, फिर उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट निकालो। तो 3 पार्ट्स हो गए ना, चाहे वो एक ही फ्लो में दिए होते हैं क्वेश्चंस पे। बट जैसे फर्स्ट पार्ट कर लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है लिख के बड़ा बड़ा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3, तो इसको हाईलाइट कर दो। हाईलाइट मतलब बॉक्स में ऐसे डाल दो ताकि हमें आंसर क्लियर कट पता चले। और उसी क्वेश्चन का जब इमेज वाला पार्ट करना है तो 2 लाइन का गैप छोड़ो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करो। तो इस वे से हमारा क्वेश्चन के विद इन जो है, जो डिफरेंट आंसर्स है, उसका ट्रांजिशन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। देन ये तो हो गया। नेक्स्ट है नीट पेपर रफ वर्क कहाँ पे करना है। देखो जब मैथ्स की आंसर शीट मिलती है ना, आंसर बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उसमें क्या करो, जो लास्ट वाला पेज है और जो इनर वाला लास्ट पेज है, ये पेज है और ये वाला पेज है, इसको पहले ही क्रॉस कर दो, ऐसे लाइन मार दो एक, जो इसमें मतलब पेंसिल से, और ऊपर लिख दो रफ वर्क। पहले ही क्रॉस कर दो सिर्फ पेंसिल के साथ नीटली, और ऊपर लिख दो रफ वर्क। और इसी तरह सेकंड लास्ट शीट में। तो उससे क्या होगा कि जो हम सप्लीमेंट्री शीट्स लेंगे ना, उनको इसके अंदर बाइंड करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो वो उसके पीछे से मतलब गिरने का चांस भी कम रहता है। देन डोंट स्किप स्टेप्स। ऑब्वियसली स्टेप्स नहीं स्किप करने, स्टेप्स सारे क्लियरली लिखने हैं। जब भी मैथ्स का पेपर अटैम्प्ट करना है, बहुत क्लैरिटी होने चाहिए हमारे स्टेप्स में। और इसी के साथ फॉर्मूलाज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बेस थ्योरम लगा रहे हैं तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूनिट्स ज़रूर लिखने हैं। जैसे किसी का, जैसे सपोजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में यूनिट्स लिखने होते हैं कि ग्राम पर सेकेंड या लीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड टाइप से जो भी लिखने होते हैं, तो वो यूनिट्स बहुत क्लियरली लिखने हैं, उसको स्किप नहीं करना। देन चेक वेदर यू हैव गिवन द आंसर विच इज आस्क्ड। जब एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, स्पेशली वो क्वेश्चन जिसमें 2-3 चीज़ें पूछी होती हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब कर रहे हो ना, अगर क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है ना, तो अंडरलाइन कर लो पेंसिल से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इससे क्या होगा, उसका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन उसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। जैसे सपोजिंग कई बार पूछा होता है कि ये साइड निकालो, फिर इस साइड की लेंथ निकालो, देन प्रूव दैट बोथ द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो या इक्वल टू ईच अदर। तो ये 3 पार्ट्स हो गए, तो वो तीनों पार्ट्स करने ज़रूरी होते हैं। तो उसमें सारे पार्ट्स को मार्क कर लिया करो कि हमें ये पूछा हुआ है, इसका आंसर देना है, अंडरलाइन कर लिया करो। और क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद जब उसका पूरा सोल्यूशन लिख लिया, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और देखो कि हमने वो सारे जो जो पूछा हुआ है वो सारों का आंसर किया है कि नहीं, कहीं बीच में कुछ मिस तो नहीं हो गया। नेक्स्ट है डायग्राम को पेंसिल के साथ बनाना है। जैसे AOI का डायग्राम होता है तो उसको नीटली पेंसिल के साथ बनाना है। और इवन AOI का डायग्राम हो गया या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो उसको पेंसिल एंड स्केल के साथ बनाना है। तो जो भी डायग्राम बनाने होते हैं उनको नीटली पेंसिल के साथ बनाना है। अब ऑब्वियसली AOI का जो डायग्राम होगा उसको तो ऐसे फ्री हैंड नहीं बनाओगे ना, अगर उसमें पैराबोला बन रहा है वो तो फ्री हैंड बनाओगे, बट उसका जो x एक्सिस y एक्सिस है उसको तो पेंसिल के साथ नीटली बनाओगे स्केल यूज़ करके। और LPP ऑब्वियसली यू विल यूज़ स्केल एंड पेंसिल। उसके बाद है क्रॉस द रॉन्ग अटेम्प्ट। सपोजिंग हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम उसको क्रॉस कर देते हैं, बट उस क्रॉसिंग के चक्कर में क्या होता है कि हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला में से कुछ पार्ट भी क्रॉस हो जाता है। ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्पेशली जिन्होंने 2 क्वेश्चंस के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी होती, तो उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्होंने एक पार्ट क्रॉस किया, साथ में कुछ पार्ट दूसरे क्वेश्चन का भी क्रॉस हो गया। तो ये सब गलती नहीं करनी, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, गंदी वाली कटिंग नहीं करनी। अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो उसको ऐसे नीटली कट कर दो, ऐसे नीटली कट कर दो। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हमें ऐसे 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 ही कट करना है। वाइटनर तो ऑब्वियसली वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और लास्ट ईयर जो है CBSE की मार्किंग स्कीम में ये था, ये MCQ पे ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ। CBSE की मार्किंग स्कीम में ये था कि अगर सपोजिंग कोई क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं
ए पार्ट है और बी पार्ट है, दोनों में से कोई एक करना है, और कोई स्टूडेंट दोनों कर देता है तो इस जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के मार्क्स लगेंगे। तो ये भी कई बार सीबीएसई ऑप्शन देता है, तो वो देख सकते हो कि आंसर जो है कई बार ओवर अटेम्प्ट करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था ना कि कुछ भी हमारा आंसर आ गया, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया तो उसको बॉक्स में डालो ताकि वो हाईलाइट हो जाए। इमेज का आंसर आ गया तो उसको बॉक्स में डालो और हाईलाइट हो जाए। स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हुए, और दो क्वेश्चंस के बीच में स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइडी वर्क होना चाहिए, नीट वर्क होना चाहिए। और रफ वर्क का भी मैंने बता दिया। रफ वर्क इवन एमसीक्यू, जो एमसीक्यू वाली शीट कर रहे हो ना, तो एमसीक्यू की शीट के साइड पे मार्जिन डाल के मत करना रफ वर्क, वो बहुत गंदा लगता है। जैसे मैंने बताया कि लास्ट पेज और इनर सेकंड लास्ट पेज उसको पहले ही क्रॉस करके उसके ऊपर रफ वर्क लिखना है और रफ वर्क वहीं पे करना है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ऑल द बेस्ट। सबने बहुत मेहनत की है, बहुत ध्यान से पॉजिटिव रह के क्वेश्चन करना है, बिल्कुल कामली करना है, पेशेंटली करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसको 2-3 बार रीड करो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो ये पेपर का मतलब ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट तो करोगे ही, अच्छी तरह से पेपर करना है, ध्यान से करना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।